गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीलिम्स फैक्ट 12 जून 2025 के बारे में। ठीक है, ये दृष्टि की पीडीएफ है जो डेली बेसिस पे जारी होती है। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है पीसीएस के एग्जाम के लिए, साथ साथ जो आपका आईएएस एग्जाम है। ठीक है, आईएएस में भी आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, पीसीएस में आपका हाल ही में एग्जाम होने वाला है आरओ का, समीक्षा अधिकारी का। उसमें आपको इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज के आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अपने आर्टिकल की तरफ देखते हैं। क्या है पहला आर्टिकल? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन की मांग की जा रही है। ठीक है, किसके द्वारा ये की मांग की जा रही है? केरल सरकार के द्वारा। ठीक है, केरल सरकार ने रीजन क्या दिया है? केरल सरकार ने रीजन दिया मानव जीवन या कृषि के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले जंगली जानवर। ठीक है, अगर संक्षेप में देखें तो मानव वन्य जीव संघर्ष के बारे में इसने दिया है। ठीक है, रीजन दिया है कि इसलिए इस अधिनियम में संशोधन की जानी चाहिए। ठीक है, इसी बेसिस में हम देखने वाले हैं आर्टिकल में क्या है, चर्चा में क्यों आया है। तो चर्चा में केरल सरकार ने केंद्र सरकार से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन का अनुरोध किया है, ताकि उन जंगली जानवरों के नियंत्रित शिकार की अनुमति दी जा सके जो मानव जीवन या कृषि के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे आपने हाल ही में देखा होगा जो हाथी वगैरह है, ठीक है, इनके नियंत्रण की अब जो अधिनियम में संशोधन होने वाला है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, मांग की जा रही है। इसके ऊपर इनमें नियंत्रण लगेगा कि इनका एक एक पार्टिकुलर एरिया बनाया जाएगा, बाड़ा बनाया जाएगा, उसी के परिदृश्य में इस पे बात की जा रही है। ठीक है, केरल सरकार ने ऐसे बहुत सी चीजों को दिया है। आइए देखते हैं संघर्ष क्या है। मानव वन्यजीव संघर्ष तीव्र होता जा रहा है, जिसमें केरल ने वर्ष 2016 से 25 के बीच कई जनहानियों को दर्ज किया है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि राज्य सरकार ने इसमें केवल मानव जनहानियों को ही दर्ज किया है, जबकि वन्य जीव के बारे में इसमें नहीं दिखा गया है। ठीक है, वन्य जीवन के बारे में नहीं दिखा गया है। ये हमारा दूसरा परिप्रेक्ष्य होता है, हम उस पर नहीं बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं जो हमारे लिए जरूरी है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित चुनौतियां क्या है। ठीक है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसकी क्या चुनौतियां हैं, संशोधन में क्या किए जा सकते हैं। पहला क्या है? अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंध। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध प्रजातियों को उच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है। इसके कहने का मतलब कि आप जो भी परिशिष्ट मतलब शेड्यूल 1 में सूचीबद्ध हैं, ठीक है, ऐसी प्रजातियां उनके जानवरों के विरुद्ध त्वरित मतलब तुरंत कार्यवाही करना कठिन हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई जो वन्य जीव से संबंधित कोई भी जानवर अगर मानवीय रिहायशी इलाकों में आता है, तो उसके लिए सडेन जो एक्शन का होना है, उसको जो भी प्लान बनाना है वो कठिन हो जाता है। ठीक है, अब इसी में सुधार करना है और घातक उपायों पर विचार करने से पहले यह पुष्टि करनी होती है कि संबंधित जानवर को पकड़ना या उसके स्थानांतरण की संभावना नहीं है, इसके बाद ही अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या है? तत्काल कार्यवाही का अभाव है 1972 वाले अधिनियम में। ठीक है, यद्यपि जिला कलेक्टर सार्वजनिक उपद्रव घोषित कर सकते हैं। ठीक है, जो क्या है सार्वजनिक मतलब जैसे किसी एरिया में पब्लिकली वो चीजें इम्पैक्ट कर रही हैं, तो वो क्या करता है, जिला कलेक्टर उसको उपद्रव घोषित कर सकता है। लेकिन न्यायालयों के आदेश वन्यजीव संघर्षों में उनकी त्वरित कार्रवाई की क्षमता को सीमित कर देते हैं। ठीक है, मतलब उनके सडेन प्लान को वो एरिया को वो कम सीमित करते हैं। अनुसूची 1 के पशुओं जैसे कि बेनोट मैकाक के लिए कानून वन्यजीव वार्डन को सक्रिय कार्यवाही करने से रोकता है। ठीक है, जैसे का मतलब इसी को नहीं, आप जो भी है जैसे हाथी है, शेर है, बाघ है, वो सभी चीजों के बारे में ये बात करते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। अगर देखें तो पहला इसके परिचय को हम देखते हैं। यह वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन व वन्य जीवों एवं संबंधित उत्पादों के व्यापार के विनियमन हेतु एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, व्यापार से भी संबंधित है। ठीक है, जैसे उत्पाद का मतलब जैसे कि वहाँ की लकड़ी वगैरह हो गई। ठीक है, जैसे शीशम है, सागौन है, इन सारी चीजों के लिए भी वन्य मतलब वन से संबंधित सभी चीजों के लिए इसमें दिया गया है। ठीक है, अधिनियम में पौधों और पशुओं की अनुसूचियां सूचीबद्ध की गई है, जिन्हें सरकार द्वारा अलग अलग स्तर पर संरक्षण तथा निगरानी प्रदान की जाती है। अब 1972 की बात करें तो उसमें 6 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, अब जो संशोधन की मांग की जा रही है उसमें 4 शेड्यूल्स होने वाले हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 6 अनुसूचियां हैं। हम दोनों को देखने वाले हैं। अनुसूची 1 में क्या है, 1 और 2 में इन अनुसूचियों में लुप्त प्राय प्रजातियां शामिल हैं तथा उन्हें पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है, पूरी तरीके से, मतलब उन्हें मारा वारा नहीं जाएगा। ठीक है, मारा नहीं जाएगा या किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। ठीक है, किस में है ये भी ध्यान रखिए गया कि 1 और 2 में है।
शेड्यूल 1 और 2 में है। वही 3-4 की बात करें तो इनमें ऐसे जीव शामिल हैं जो विलुप्त होने के खतरे में नहीं हैं तथा इनके लिए दंड अनुसूची 1 व 2 की तुलना में कम कठोर है। ठीक है। 5 की बात करें, इन अनुसूची में बत्तख और हिरण जैसे जीवों की सूची दी गई है जिनका शिकार लाइसेंस के साथ किया जा सकता है। अनुसूची 6 में क्या है, पौधों के संरक्षण से संबंधित है और संरक्षित पशु पार्कों की स्थापना का समर्थन करती है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बना था इसमें यूपीएससी में। ठीक, अनुसूची 6 में जो भी है एरिया, जैसे पार्कों की स्थापना है, ऐसे एरिया में बिना वन प्रबंधन अधिनियम जो बना है वन विभाग से अनुमति से वहां पे पशुओं के चारागाह की व्यवस्था नहीं की जा सकती। ठीक है। जैसे जो भी होते हैं, जो पशु वगैरह पालते हैं, ऐसे क्षेत्रों में वहां पे ये चीजें नहीं इम्पैक्ट कर पाएंगे। ठीक है। अब प्रमुख प्रावधान जो है उसको हम देखने वाले हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है धारा 50, आप देखेंगे। ठीक है। धारा 50 में क्या है, अवैध शिकार में उपयोग की गई वस्तुओं को जब्त कर सकते हैं। ठीक है। कौन कर सकता है, वन अधिकारी या पुलिस। ठीक है। साथ साथ स्थानीय अधिकारियों को कोई आपातकालीन अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है। स्थानीय अधिकारियों को कोई आपातकालीन अधिकार नहीं दिया गया है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, शेड्यूल 6 में, सॉरी, जो वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 है, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें आरओ और एआरओ में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। ज्यादा नहीं बनेगा, डीप में भी पूछ सकता है, नॉर्मल भी। और देखेंगे क्या है, अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर 4 की दी गई है। अनुसूची 1 में क्या है, उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है। आप इसमें लुत्फ, सॉरी, एक में क्या है, आप देखेंगे तो यह लुत्फ प्राय। ठीक है। आप उससे संबंधित है, उसके जो निकटतम है उनको रखा गया है। दूसरे में क्या रखा है, उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें अपेक्षाकृत कम स्तर की सुरक्षा प्राप्त है। अनुसूची 3 में क्या है, संरक्षित पौधे हैं। अनुसूची 4 में क्या है, वो जीव नमूने सैंपल्स हैं जो साइट्स यानी वन्य जीवों और वनस्पतियों के संकटग्रस्त प्रजातियों में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। अगर आप साइट्स देखेंगे तो साइट्स का ये पूरा नाम है, ये नमूने हैं जो साइट्स के अंतर्गत सूचीबद्ध है। ठीक है। नमूने मतलब सैंपल्स। ठीक है। मतलब इसमें जो मोटी मोटा जो चीजें हैं उसको कवर अप करके 4 भागों में, 4 शेड्यूल में डिवाइड कर दिया गया। इस आर्टिकल में इतना ही था। आइए देखने वाले हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगर संक्षेप में देखें तो वन्य जीव संरक्षण पहल के बारे में हम देखने वाले हैं और इसमें क्या जरूरी है, इसमें संवैधानिक क्या प्रावधान किए गए हैं इन सब चीजों के लिए, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। वन्य जीव के लिए संवैधानिक प्रावधान में हम देखेंगे सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का था, 1976 का था। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसमें वन और जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण जो राज्य से समवर्ती सूची में हस्तांतरित हुआ है। ठीक है। मतलब इसके पहले इसमें किसमें था, राज्य सूची में था। ठीक है। स्टेट के शेड्यूल्स में था, अब क्या गया है, समवर्ती सूची में कर दिया गया है। ठीक है। किसको, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों का संरक्षण समवर्ती सूची में शामिल करने से क्या है, उसमें राज्य और संघ का दोनों का अधिकार हो जाएगा। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, दोनों के विवाद की स्थिति में संघ का ही निर्णय लागू होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 48 ए में देखेंगे, आर्टिकल 48 ए में राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो डीपीएसपी में डाल दिया गया है। ठीक है। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। इसमें राज्य का जो है वो कर्तव्य एक तरीके से निर्धारित किया गया है कि राज्य इनमें इस चीजों का प्रयास करेगा। ठीक है। आर्टिकल 51 ए के सेक्शन जी में कहा गया है, वनों और वन्य जीवों तो सहित प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, की रक्षा और सुधार करने के लिए मौलिक कर्तव्य। ठीक है। अब एफडी लागू किए गए हैं जो यहाँ के सिटीजन्स हैं। ठीक है। एफडी सिटीजन्स के ऊपर लागू होते हैं। सिटीजन मतलब जो नागरिक हैं भारत के, उनके ऊपर। ठीक है। उनसे ये कर्तव्य की, उनसे ये भावना की गई है कि वो क्या करेंगे, वन और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उनकी रक्षा करेंगे, साथ साथ उन्हें सुधार करने के लिए मौलिक कर्तव्य के अपने को समझेंगे कि हम अपने पर्यावरण के प्रति कैसे सजग रह सकते हैं। ठीक है। अब इसके वैधानिक ढांचा की बात करें, वैधानिक ढांचा मतलब जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून। ठीक है। वैधानिक का मतलब यही होता है जो विधायिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। ठीक है। जो संविधान में बाद में एड किए गए। क्या है वैधानिक ढांचा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा जैविक विविधता अधिनियम 2002। ठीक है। प्रमुख संरक्षण पहले की गई है। ठीक है। जैसे वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास किया गया है।
वन्यजीव कार्य योजना 2017 से 31 तक चल रही है। संरक्षित क्षेत्रों में इको पर्यटन के लिए मानव वन्यजीव संघर्ष का शमन मतलब रोकने के लिए अभी हाल ही में इसके लिए ये जो विवाद उठा है, ठीक है, संशोधन के लिए वो केरल के द्वारा किया गया है इसी बेसिस पे, ठीक है। अब संरक्षण के लिए भारत का क्या सहयोग है, ठीक है। अब भारत के वैश्विक वन्यजीव संरक्षण के लिए हम सहयोग के बारे में देखेंगे। तो क्या है, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन जैसे साइट्स कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा सीएमएस है, सीवीडी है, विश्व विरासत सम्मेलन है, रामसर साइट्स है, ठीक है। ट्रैफिक है, वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, ठीक है। यूएनएफएफ है, ठीक है। उसके अलावा आईडब्ल्यूसी है जो वेल के लिए करता है। उसके बाद आईयूसीएन है जो प्रकृति संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्लोबल टाइगर फोरम जीटीए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो, एग्जाम आपका सही जाए, इसी भावना के साथ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।